हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिडोज आईएएस। मैं आरवी चतुर्वेदी। पॉलिटी के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हुए आज हम तीसरे पॉलिटी के एमसीक्यूज को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 35% आरक्षण को अनिवार्य बनाता है। 35% और अनिवार्य। दूसरा कथन है, निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी आरटीआई अधिनियम के तहत सरकार से गैजेट और इंटरनेट पैकेज की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, कौन से गलत है, मतलब कौन से सही है? एक, केवल दो, एक और दो, न तो दो एक तीन। आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले जान लीजिए। 86 संविधान संशोधन किसका भाग? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, इन सब से संबंधित है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची जान ही रहे हैं। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जात से संबंधित है, 6वीं जनजात से, 7वीं केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। उनके बारे में फंडामेंटल राइट तो जान रहे हैं। 21 से यह था शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा के अधिकार के बारे में यह निर्णय और दूसरा जो कथन है, यह क्यों ऐसा कहा गया कि सरकार निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अधिनियम के तहत गैजेट्स और इंटरनेट पैकेज की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करें। कोविड कार्यकाल में, कार्यकाल नहीं कहा वो, कोविड जैसे आपदा में सेकेंड वेव में ज्यादातर, फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में ज्यादातर स्कूल, शैक्षणिक संस्थान बंद थे। उसमें ऐसा था कि सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं थे, न इंटरनेट पैकेज की सुविधाएं थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि निजी स्कूलों के में इनरोल छात्रों के पास जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास अगर यह सुविधा नहीं है तो सरकारें ऐसे प्राइवेट और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को सहयोग प्रदान करें, जिससे उनके शिक्षा में बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट था और यह वाद योग्य था। पहली बात जान लीजिए, प्राइमरी यह फंडामेंटल राइट था, इसलिए वाद योग्य था। अब आता है दूसरा, पहला कथन 35% आरक्षण। इसमें 35% आरक्षण का प्रावधान नहीं है, 25% आरक्षण का प्रावधान है। अतः यह कथन गलत होता है, दूसरा सही है। आंसर होगा इसका बी, केवल बी। देख लीजिए आप लोग, शिक्षा का अधिकार 86, डीपीएसपी एफआर 765, 567 का ये 765, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, केंद्र राज्य संबंध, संघ केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा के अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा केवल भी, मतलब निजी मान्यता प्राप्त ऐसा कर सकते हैं जो भी संस्थान है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीवीसी के पास सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति है। यह एक वैधानिक निकाय है। सीवीसी और सीबीआई का गठन, दोनों का गठन एक साल आगे पीछे हुआ, और सीवीसी का और जो सीबीआई का गठन के संस्थानन आयोग के अनुशंसा पे हुआ। के संस्थानम आयोग, जिसका गठन एलबीएस मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। और लाल बहादुर शास्त्री हो गया तो के संस्थानन आयोग होगा तो सन जान ही रहे होंगे।
के संस्थानन आयोग का गठन किया गया था 1962 में। सीबीआई का गठन किया गया था 1963 में। सीवीसी का गठन किया गया 1964 में। यह सन मैं इस नाते बता रहा हूं, सॉरी 64, यह सन इस नाते मैं बता रहा हूं इस वजह से आने वाले स्टेट पीसीएस के एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चनों में कभी कभी इन संस्थानों के गठन से सन संबंधित, मिलान संबंधित या डायरेक्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस नाते सन को भी देख लीजिए। सीबीआई 1963, सीवीसी 1964। के संस्थानन आयोग का यह या स्थितियों को देखते हुए यह कहा कि सीवीसी एक सलाहकारी निकाय है, वह सीबीआई का पर्यवेक्षण कर सकती है, पर्यवेक्षण के रूप में पर्यवेक्षीय शक्तियां हैं, और इसके वेतन भत्ते अध्यक्षों की ये सब स्थितियां जो है वह यूपीएससी के चेयरमैन के समकक्ष होती हैं, उन्हीं के आधार पे होती हैं, उन्हीं के समान होती हैं। अतः सीवीसी जो है निर्देश नहीं दे सकती, सीवीसी सीबीआई को निर्देश नहीं दे सकती, वह पर्यवेक्षीय निकाय है जो साथ साथ चलती है, सहयोग कर सकती है, लेकिन वह कभी भी सहयोग करती है, सलाह दे सकती है, सलाहकारी निकाय है, वो कभी भी उसे निर्देश नहीं दे सकती। यह कथन गलत है। दूसरा, यह एक वैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। 1998 के बाद सन 2003 में इससे 1998 के पहले यह इसे क्या कहते हैं किसी निकाय में नहीं रखा गया था, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा एक आदेश के आधार पर यह गठन किया गया था। लेकिन 2003 में इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। 2003 में इसे वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया, 2003। अतः यह सही है, केवल बी सही है। देख लीजिए इसको। इससे संबंधित हो गया कि संस्थानन आयोग की अनुशंसा पे सीबीसी सीबीआई का गठन हुआ था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था, और स्थितियां वही थी कि इंडिया चाइना वार, करप्शन भी ज्यादा थे। फिर 65 में अपना क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान वार, उस चीज को देखते हुए, और अब भारत को आजाद हुए एक ही दशक हुआ था। सबसे बड़ा रीजन ये भी था उस समय करप्शन था, इस वजह से ऐसा किया गया था, भ्रष्टाचार को देखते हुए। और सीबीआई 1963, सीबीसी 1964 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोकपाल। सीबीआई सीबीसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित है, लोकपाल भी भ्रष्टाचार से संबंधित है। लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। लोकपाल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता। लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है जिसे संसद द्वारा 2013 में, आपको अन्ना हजारे का आंदोलन पता होगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी उस समय स्थिति नहीं थी उनकी, वो भी बहुत बड़े सहयोगी थी लोकपाल के लिए। 2013 में पारित किया गया था। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर के, यह लोकपाल जो है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर के भ्रष्टाचारों का निरीक्षण करता है, राष्ट्रीय स्तर, और राज्य स्तर पे होता है लोकायुक्त। पहला लोकायुक्त पारित करने वाला अधिनियम महाराष्ट्र। लोकायुक्त राज्य स्तर पे,
अब आते हैं इसके गठन में कौन कौन से लोग शामिल है। राष्ट्रपति इसकी समिति की नियुक्ति करता है, एक समिति बनाता है जिसके आधार पे लोकपाल की नियुक्ति होती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति शामिल होते हैं, लेकिन राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं शामिल होता है। यह कथन तीसरा निकल गया। 1 2 4 आंसर हो गया सी हो गया। अब पहले लोकपाल को भी याद कर लीजिए, क्या पता फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है अध्यादेश के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यादेश को राष्ट्रपति की शक्ति बनाने के संदर्भ में असत्य है, राष्ट्रपति को पावरफुल बनाने के संदर्भ में असत्य है। पहला, राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायिका के समांतर शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। 38वां संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक और न्यायिक समीक्षा से परे रखता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल अध्यादेश को लागू कर सकता है या हटा सकता है। एक अध्यादेश कर कानून में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की आ जाएगी। 123 इसका उल्टा या बीच में इधर उधर करिए, 2 या 3 के बीच में 1 कर दीजिए। 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाएगी। 123 राष्ट्रपति और 213 आपका राज्यपाल, दोनों अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायिका के समांतर शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। ये सही है, नहीं आती है, क्योंकि अगर विधायिका के समानांतर शक्ति के आ जाएगी तो राष्ट्रपति नहीं पावरफुल होगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अब प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है, अब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के लिए, और कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। समानांतर कभी नहीं होगा, समांतर शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ये एकदम सही है। दूसरा, 38वां संविधान संशोधन निर्णायक न्यायिक समीक्षा से परे है। इसके 38वें संवैधानिक संशोधन के बाद और भी उच्चतम न्यायालय के इसके संबंध में निर्णय आए, लेकिन वो मेंस से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन यह कथन सही है, यह भी कथन सही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल अध्यादेश को लागू कर सकता है या हटा सकता है, यह भी सही है। 53 अनुच्छेद 53 याद कर लीजिए। उसी के आदेश पे, उसी के आधार पे वह किसी भी अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। संसद लोकसभा नहीं चल रही है उसके आधार पे करेगा, यह कहती है 213। इसलिए वजह से यह भी सही है। कर यहां आ गया। कर से संबंधित 265 में प्रावधान, 265 के प्रावधान है संसद के शक्ति के, संसद के अनुमोदन के बिना कोई कर कानून नहीं लगाया जा सकता, संसद की चाहिए। और राष्ट्रपति के पास कर से संबंधित संशोधन करने का, अध्यादेश जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह गलत है, अतः इसका आंसर होगा डी। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक विधान परिषद की वास्तविक शक्ति संसद द्वारा तय की जाती है। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना जो संविधान में दी गई है अस्थायी है और इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पहला, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन के कथन के देखिए, उसके हिसाब से आंसर लगाइए। विधान परिषद से संबंधित 2 अनुच्छेद देख लीजिए, 169 .
दूसरा 171, अनुच्छेद 169 169 यह कहता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन के लिए उपबंध करेगी। अगर राज्य विधानसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 बहुमत से ऐसा पारित करती है। और अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार के पास, संसद के पास अनुमोदन किया है, जिसे अभी पेंडिंग में रखा गया है। इस वजह से आप समझ सकते हैं यह पूरी शक्ति संसद के पास है। 171 यह कहता है विधान परिषद के सदस्यों के बारे में, कितने विधान परिषद सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों से 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम कम से कम 40। उत्तर प्रदेश में 100 हैं, लगभग 100 विधान परिषद सदस्य हैं। यही है 171 का मतलब ये संसद से संबंधित है। दूसरा उसके सीटों से संबंधित है। 169 संसद और राज्य विधानसभा दोनों को शामिल कर देता है। इस वजह से पहला कथन सही है। विधान परिषद की संरचना जो संविधान में दी गई है अस्थायी है, ये सही है। 169 को मिला के दीजिए, क्योंकि ये संसद पर ही निर्भर करती है। विधान परिषद जो सदस्य है वो अस्थायी है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ अस्थायी का 2 कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए। एक विधान परिषद के गठन की बात करता है, एक विधान परिषद के संचालन की बात करता है। गठन में बात करता है कि वह संसद की शक्ति है, वो सृजन करेगी, उत्साधन करेगी। और दूसरा अस्थायी आ जाता है क्योंकि वह 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होंगे। इस वजह से ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन स्थगन प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है और निम्नलिखित में से कथनों का उपयोग करके गलत उत्तर चुने। राज्यसभा इस प्रस्ताव का उपयोग नहीं कर सकती। यह विशेषाधिकार पर प्रश्न उठा सकता है। पहला कथन, राज्यसभा इस पर प्रस्ताव का उपयोग नहीं कर सकती। यह सही है। यह विशेषाधिकार पर प्रश्न उठा सकता है। यह गलत है। विशेषाधिकार मतलब संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 स्थगन प्रस्ताव में विशेषाधिकार से संबंधित प्रस्ताव नहीं पारित किए जाते। स्थगन प्रस्ताव में निम्न शर्तों को प्रतिबंधित किया गया है। पहला है मामला निश्चित तथ्यात्मक जरूरी सार्वजनिक महत्व का हो, उसको प्रतिबंधित किया गया, उसको अलग से डिस्कशन किया जाएगा। विशेषाधिकार का प्रश्न सवाल कभी भी स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, याद रखिएगा। कथन एक सही है और दूसरा गलत है। सार्वजनिक महत्व के देखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का स्थगन का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसकी अनुमति राज्यसभा नहीं देती है, राज्यसभा में नहीं देती है। रीजन इसका है, एक्सप्लेन करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा का जब सरल आएगा तो उसमें हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी इसको क्वेश्चन को देखिए क्यों नहीं करती है। विशेषाधिकार संबंधित एक क्वेश्चन कि अनुच्छेद 105 के संसदीय विशेषाधिकार आते हैं। अब आती है 7वां क्वेश्चन। प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सरकार द्वारा चयनित,
सरकार द्वारा चयनित प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए। इसको डायरेक्ट गलत मार दीजिए, सरकार द्वारा चयनित नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय संविधान सभा की गठन की बात कर रहा है। इसको सीधे सीधे नहीं कहते हैं, क्योंकि सीधे इस वजह से नहीं कहेंगे कि उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, लेकिन सार्वभौमिक नहीं था। सार्वभौमिक का यथार्थ दूसरा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। यहां अनुपातिक एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से ऐसा किया जा सकता था। जो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होते थे वह ब्रिटिश प्रांत के मुस्लिम, सिख या सामान्य वर्ग होते थे, जो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पे मतदान देते थे। मतलब एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे सिख, ईसाई, सामान्य वर्ग इसमें शामिल थे, और कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पे निर्वाचन हुआ था। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की शक्ति का उल्लेख संविधान में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, न तो 1 और 2 दोनों। ये संविधान नहीं है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जैसे राष्ट्र क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। लेकिन जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, वैसे राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की शक्तियों का निर्धारण राज्यपाल करता है। यह कथन गलत है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। वो राज्य पे आधारित है, राज्य लोक से राज्यपाल पे आधारित है। राज्यपाल किस पे करेगा? राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। लेकिन यह प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इतना जान लीजिए। प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का तात्पर्य है जब मन हुआ राज्यपाल को उसे हटा देता, जब मन हुआ राष्ट्रपति को उसे हटा दे सकता है। यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष जो प्रावधान हटाने का है कदाचार के आधार पे, उसे उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की राज्यपाल नियुक्ति पहले बता ही दिए हैं। पहला ये दूसरा सही है, कथन भी सही है। 9वें की तरह आते हैं। वित्त आयोग के संबंध में इसके चार अन्य सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष शामिल होता है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, इसमें वित्त आयोग से संबंधित होता है। वही प्रावधान रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे वित्त आयोग की संरचना दूसरी रहेगी, राज्य स्तर पे वित्त आयोग की संरचना दूसरी रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य स्तर पे राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 243 आई राज्य स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर पे तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत भाग 12 केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं एन.के. सिंह। 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एकदम सही है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करता। जब अनुच्छेद 280 से बात हुई, केंद्र राज्य संबंधों की बात हो गई ना, तो यहीं पे संसद आ जाएगा।
क्लियर संसद करता है, न कि राष्ट्रपति। अतः दूसरा गलत है, पहला सही है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी 76 अनुच्छेद देखते चलिए कि अनुच्छेद क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस ही नहीं, अग्रिम भविष्य यूपीपीसीएस के बाद भी अन्य भी एग्जाम है, अन्य एग्जाम एमपीपीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, इस नाते उसके भी फैक्चुअल चीजें ज्यादा रहती है। अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति, 4 महान न्यायाधिकर्ता हैं जो महान न्यायवादी की सहायता करते हैं, ये एकदम सही है। महान न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये एकदम सही है। दोनों सही है, महान न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह महान न्यायवादी के सहयोग के लिए महान न्यायाधीश 4 न्यायाधिकर्ता इस समय वेणुगोपाल हैं महान न्यायवादी। प्रेजेंट टाइम में 124 से राष्ट्रद्रोह से संबंधित प्रावधान के बारे में उच्चतम न्यायालय और वेणुगोपाल में ये बातें चल रही हैं। महाराष्ट्र वाले केस पे राणा जो वाक स्वतंत्रता के आधार पे राणा शिवसेना के जो विवाद है उसको देखिएगा आप लोग, न्यूज में चल रहा है, लगातार न्यूज में आ रहा है 3-4 दिनों से, उसके चीज को ले रहे हैं। महान न्यायवादी के 4 महान न्यायाधिकर्ता होते, जब महान न्यायाधीश केंद्र सरकार या मंत्री परिषद को सलाह देने में उपस्थित नहीं रहता, कहीं और चला जाता है, तो उसके सहयोग के लिए महान न्यायाधिकर्ता ऐसा कर सकते हैं, या महान न्यायवादी अपनी अनुपस्थिति में इनको भेज सकता है, उनकी सलाह के लिए रहते हैं। यह 4 रहते हैं, यह सही है। दूसरा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एकदम सही है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल मत समझिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान न्यायवादी प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। याद रखते रहिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ही सलाह पर ही हटाएगा, अपने से डायरेक्ट नहीं हटा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आइए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्र संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय विशेषाधिकार प्रदान करता है। विशेषाधिकारी, याद रखिएगा, विशेष अधिकारी प्रदान करता है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अलग अलग संवैधानिक निकाय हैं। दूसरा एकदम सही है। दूसरा एकदम सही है। पहले के बारे में देखिए, संविधान के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को मिलाकर 1990 में एक आयोग गठन किया गया था, अनुच्छेद 338 के तहत। ये दोनों थे, दोनों मतलब दोनों नहीं थे, वंचित वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 338 के तहत वंचित वर्ग के आयोग का गठन किया गया था, जिसे 65वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में वर्णन किया गया, राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था 1990 में। 65वें बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग के में स्थापित किया गया, जिसे बहुसदस्य थे, बहुस्तरीय सदस्य थे, जो क्योंकि उस समय दोनों साथ थे, जनजाति अनुसूचित जाति और कई चीजें एक साथ थी, इसी नाते बहुसदस्यीय निकाय था। लेकिन 90वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 90वें संविधान संशोधन द्वारा 338 को अलग कर दिया गया। 338 ए। अब एक चीज और जोड़ लीजिए, 102 संविधान संशोधन जो कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में गठित करता है, जो 338 बी से संबंधित है। 102 इसको अलग कर दिया गया 89 के थ्रू। 89 के थ्रू अलग कर दिया गया SC ST, तब यह बहुसदस्यीय न रह के एक सदस्यीय हो गया। दोनों आयोग के अलग अलग हो गए। विजय सांपला इसमें अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग किसी का याद नहीं आ रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग के किसी में से किसी के अध्यक्ष हैं। अभी जल्दी उनका 2 दिन पहले कार्यकाल बढ़ाया गया। विजय सांपला
देख लीजिएगा आप लोग, विजय सांपला किससे संबंधित है? जाति आयोग से, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है कि जनजाति आयोग से? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग तो तुरंत आ जाइए, 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, यह संवैधानिक निकाय है, एकदम गलत है। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर की जाती है, दोनों गलत है। संवैधानिक निकाय नहीं है और कैबिनेट प्रस्ताव से नहीं की जाती। राष्ट्रपति एक समिति का गठन करता है, उस समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पीएम, ओएल अपोजिशन पार्टी लीडर, ओएल मतलब अपोजिशन पार्टी लीडर किसका? एलएस लोकसभा का, ओएल अपोजिशन लीडर। उसके बाद से प्रधानमंत्री द्वारा नियमित कोई केंद्रीय मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं होता, ज्यादातर इसमें गृह मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री या वित्त मंत्री कोई रहते हैं, केंद्रीय मंत्री कोई रहते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की, इसका कथन होगा डी, न तो एक न तो दो। सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मौलिक अधिकार का हिस्सा तो है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंदर अभी बताएंगे। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। अनुच्छेद 43 के अंदर ही है, लेकिन उसके उपभाग के अंदर है, और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का भी एक हिस्सा है। सही है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, जब सहकारी समिति है, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऑब्वियस होगा। कितना होगा यह देखते हैं। सहकारी समिति का गठन, यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है। क्यों पूछ सकता है? अभी जल्द ही सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। प्रथम सहकारिता मंत्रालय के मंत्री रहे हैं अमित शाह, रहे नहीं हैं। 97 संविधान संशोधन के तहत इसे 19 में अनुच्छेद के उप अनुच्छेद में रखा गया था, फंडामेंटल राइट में ही रखा गया है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 और 43 ए नहीं है, 43 बे है। ये एफआर में 19(1) सी के तहत आता है। सहकारी समितियां याद रखिएगा। संसार और डीपीएसपी में 43(b)(1) के तहत आता है। याद रखिएगा। एफआर 19(1) सी 43(b)(1) के तहत आता है। डीपीएसपी इसमें दोनों कथन गलत है। सहकारी समिति जब आ गया, डीपीएसपी से संबंधित हुआ आ गया, तो इतना मान लीजिए, सॉरी ये भूल गए, ये होगा आपका 43(b)(2) होगा। 97 संवैधानिक संशोधन, किस पार्ट से संबंधित है? 9B से संबंधित है। 9A ग्राम पंचायत, 9A नगर पंचायत, 9B सहकारी समितियां। इसका आंसर होगा सी। जब दोनों गलत है तो आंसर होगा केवल एक और सी, दोनों गलत है, सी होगा। और निर्वाचित सदस्यों के लिए कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यह राज्य द्वारा निर्धारित होता है। इसके सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम इनके सदस्यों को, जब निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन पूछ भी चुका है, हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि सहकारिता से संबंधित मैटर अभी ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में सहकारिता से संबंधित कोई अन्य दुग्ध
प्रोडक्शन संस्थान का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। उस जगह को याद है, आनंद से हट के ही है, नाम नहीं याद रहा है हमको, आप लोग देख लीजिए, करंट का क्वेश्चन है, यूपी में पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, मे बी 100% संभावना है। इस वजह इसके सदस्यों की संख्या होती है 21 से अधिक नहीं होने चाहिए, अधिक नहीं होने चाहिए। इक्कीस से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके कार्यकाल का निर्धारण राज्य से संबंधित, राज्य विधायिका से संबंधित है, राज्य विधायिका। राज्य विधायिका। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरह। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष कार्यावधि समाप्ति के बाद किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र है। दुर्व्यवहार के लिए एक सदस्य को हटाने के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय में संदर्भित करता है। संविधान ने दुराचार को परिभाषित किया है। कौन सा सही है, इसका आंसर बताइए। इसका तीनों आंसर सही है, डी। अब आते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अध्यक्ष का राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। उसके बाद वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पे भी नियुक्त हो सकता है, और भी जगह अध्यक्ष पद पे ही नियुक्त हो सकता है। कार्यकाल बढ़ा के, ये राज्य के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर है, उसका कार्यकाल या कार्यावधि बढ़ा के उसे चेयरमैन की नियुक्ति की जा सकती है। प्रभात कुमार के बारे में आपको पता होगा, यूपी पीसीएस अनिल यादव के बारे में, इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाया गया। इस समय संजय सिंह श्रीनेत हैं, याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऐसा है, इस नाते कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हाँ, भारत सरकार के और राज्य के अधीन किसी अन्य रोजगार में नहीं शामिल होने चाहिए, उससे नीचे अन्य रोजगार में नहीं शामिल होने चाहिए, बस कथन सही है। और दूसरा, दुर्व्यवहार के लिए सदस्य को हटाने के लिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्यपाल क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। राज्यपाल इनके लिए जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के हटाने के बारे में प्रावधान है, वैसे इसके बारे में हटाने का प्रावधान है। इसके लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करके यह पता लगाते उस पर दुर्व्यवहार का क्या कारण है, दुर्व्यवहार क्यों लगाया गया, और दुर्व्यवहार को परिभाषित किया गया है। दुर्व्यवहार शब्द को परिभाषित किया गया है। नहीं परिभाषित करेंगे कि प्रावधान एक तरह से देख लीजिए, राष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, निर्वाचन आयोग हो, नियंत्रक लेखा परीक्षक हो, या कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या लोकसभा का अध्यक्ष, सबका प्रावधान यही है। लेकिन दुर्व्यवहार कदाचार को डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब विभेदीकृत किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति में महाभियोग का प्रावधान है, इम्पीचमेंट का प्रावधान है। वहीं अन्य सदस्यों में स्थितियां वही है, हटाने का प्रावधान वही है, लेकिन वहीं अन्य सदस्यों में थोड़ा सा चेंज करके उसको दुर्व्यवहार या कदाचार के बारे में बात किया है। राष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक नियमों के उल्लंघन के बाद बात किया गया है, कदाचार नहीं, दुराचार नहीं, वहां संवैधानिक उल्लंघन, अक्षमता, बस। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में भेजा जाता है, इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा, उपस्थित सदस्यों के साधारण मतदान द्वारा। आंसर बताइए, बहुत आसान है। 3/4 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान के लिए, सब 368 से ही संबंधित है, संशोधन से संबंधित है। संशोधन मतलब 368 आता है। इसका आंसर होगा ये। साधारण मामलों से संबंधित जब विधेयक के बारे में लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होती है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करता है, जिसके तहत अनुच्छेद 108
108 राष्ट्रपति बुलाता है, क्योंकि दोनों सदनों को संबोधन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन 118 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन उपसभापति मतलब राज्यसभा का उपसभापति नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा, संसद सदन के संसद तीन ही से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के संविधान में का विरक्षक निम्न में से कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप ही जानते हैं। संविधान का संरक्षक जब बात आए तो 13 याद कर लीजिए, 32 याद कर लीजिए, 131 भी याद कर सकते हैं, 136 भी याद कर सकते हैं, बस मान लीजिए 13 फंडामेंटल, 32 रिट, 131 अपीलीय, 136 ये चारों प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन के संबंधित हैं। एग्जैक्ट इसको 13 ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा शक्ति माना जाता है। 13 में परिभाषित भी किया गया है। डी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही माना जाएगा, राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। डी 16। 17 एक राज्य के साधारण बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान राज्य के दो सदनों के संयुक्त सदन के तंत्र के लिए एक विधेयक के पारित होने के बीच उनके बीच गतिरोध को हल करने के लिए प्रदान करता है। दो सदनों के बीच एक गतिरोध 3 माह के भीतर होता है। पहला गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ संसद में है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति पे है, राज्य विधानसभा में नहीं सहमति। पता यह गलत है। दूसरा सही है, सॉरी, दूसरा सही है। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, न असंगत हो। और इसे 3 महीने के लिए टाला जा सकता है, 4 महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीना और टाइम दिया जा सकता है जो विधानसभा में पारित होता है। तो जब विधान परिषद से वापस आता है तो 3 महीने में जब पारित नहीं होता तो विधान परिषद से वापस आने पे विधानसभा उसमें संशोधन करके 1 महीने का और टाइम देके भेजती है विधान परिषद में। विधान परिषद द्वारा 1 महीने बाद वह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः 3 महीना एग्जैक्ट दिया है, 3 महीना सही है। 3 1 4 जोड़ के आता है एग्जैक्ट, लेकिन 3 महीना कम से कम उधर विधान परिषद में रहना चाहिए। विधान परिषद में रहे चाहे विधान परिषद से गया हुआ विधानसभा में रहे, एग्जैक्ट पावरफुल विधानसभा ही होती है, क्योंकि जनता का होता है। आइए 18 क्वेश्चन को 18 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बी होगा, भूल गए हैं, बी होगा। यह गलत है, यह गलत है। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग मतलब 324, 324। चुनाव आयोग के प्रारंभ से अंतिम चरण 324 भाग 15 याद रख लीजिएगा। फैक्चुअल चीजें हैं, याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। तीन 324 भाग 15 यह चुनाव के प्रारंभ में अंतिम चरण तक मीडिया को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह चुनाव के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने के 48 घंटे से पहले किसी भी चुनाव के मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाता है। इसका आंसर बी होगा, केवल 2।
मीडिया को नियंत्रित नहीं करता बल्कि विनियमित करता है। चुनाव आयोग विनियमित नहीं करता बल्कि यह कानून या न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, कामकाज सही कर रहे हैं, कुछ पहलुओं की जांच करता है, नियंत्रित नहीं करता। अतः यह कथन गलत है। और चुनाव आयोग समापन के लिए तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविजन, अन्य उपकरण जो सोशल मीडिया के उपकरण हैं, सिनेमेटोग्राफी के तहत अन्य उपकरणों के माध्यम से किसी से चुनाव को मामले को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा कथन सही है, अतः केवल आंसर बी होगा। अब आते हैं सूचना का अधिकार। पीछे ही बात कर लिए हैं। सूचना का अधिकार 2005 दिए, 2019 दिया है, जाहिर से 2005 को संशोधित करके 2019 बता दिया। केंद्र सरकार के पास केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तरों पर चुनाव सूचना आयुक्तों के वेतन और शर्तों को निर्देशित करने की शक्ति है। इस प्रावधान के तहत आरटीआई अधिनियम 2005 को संशोधन किया गया। पहले ही 2005 लिख लिए हैं तो उसको संशोधन 2019 में किया गया। तत्कालिक मैटर है, एकदम सही है। 2019 में ऐसा संशोधन करके केंद्र सरकार के पास केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर के सूचना आयुक्तों और वेतन सेवा शर्तों को निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गई। इस पे विवाद भी हुआ है, केंद्र और राज्य में, राज्य संबंधों में विवाद हुआ है। और एवं केंद्र में भी अपोजिशन पार्टी में, जहां जिस राज्य में अपोजिशन पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष की सरकार है, उसको लेके विवाद हुआ है। न्यूज में रहे हैं कुछ दिन मैटर, इसको ध्यान से देखिएगा। 20वां केंद्रीय दत्तक संग्रहण प्राधिकरण। यह केवल दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया पुत्र से संबंधित, यह केवल देश में निगरानी और नियमन करने के लिए अनिवार्य है। यह भारत अंतरदेश दत्तक ग्रहण पर हेग सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है। नीचे दिए कूटों का सहयोग पर सही उत्तर का चयन करें। आइए इसका देखते हैं। दत्तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, इसका गठन किशोर न्याय अधिनियम अधिनियम 2015 के तहत किया गया। यह केवल देश में, गलत है। देश का बच्चा है जब विदेश में जाएगा तो उसकी निगरानी कुछ दिनों का समय तक केंद्र सरकार की रहेगी इसके तहत। और इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993, इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 हेग कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है भारत। एकदम सही है। इसका आंसर बी होगा, दूसरा गलत होगा। इसके बारे में एक कहानी बताता हूं। दत्तक पुत्र संग्रहण के तहत एक अमेरिकी नागरिक ने भारत से एक पुत्र दत्तक के रूप में लिया था। उसे वहां जाके, अमेरिका में जाके दूसरे दंपति ने उसको ले लिया। दूसरे दंपति ने भी नहीं पाल पाया तो तीसरे दंपति ने लिया। इसी तरह कई माता पिता के साथ रहा। अंततः वह उसका गार्जियनशिप कोई नहीं ले सका। वह एक अपराधी हो गया। कुछ दिन पहले उसे अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया। ऐसे चीजों को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही बनती है, क्योंकि इतने समय रहने के बाद जब वह युवा हुआ, यंग हो गया, मतलब वयस्क हो गया, बचपन में गया था 4-5 साल में, लेकिन यंग होने के बाद उसे भारत भेजा गया, वह अपराधी हो गया तब।
इस वजह से यह देख रेख करनी चाहिए कौन कितने दिन तक कौन ले रहा है दत्तक, वहां उसकी रख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी वजह से एक कन्वेंशन में, एक सम्मेलन में भारत ने अपना हस्ताक्षर करता है। कानून द्वारा संसद किसी भी समय परिसीमन अधिनियम लागू कर सकती है। कानून द्वारा संसद किसी भी समय परिसीमन, किसी भी समय क्या मतलब होता है? 2026 तक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें अस्थायी कर दी गई हैं। परिसीमन आयोग का गठन 82, अनुच्छेद याद रख लीजिएगा। संसद, ये भी याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 82 के तहत संसद को हर जनगणना के बाद, संविधान में यही कहा गया है, संसद को हर जनगणना के बाद परिसीमन बनाने के लिए शक्ति है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का परिसीमन आयोग द्वारा ही किया जाता है। 10 साल में जनसंख्या बढ़ती है, 5 साल में चुनाव होते हैं, उसके आधार पर जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का आवंटन होता है, जो परिसीमन आयोग समय समय पर करता है। क्योंकि इलेक्शन 5 साल पे होने हैं, आधारित निश्चित नहीं है, क्योंकि सरकार गिरती बनती है, और अभी तो अस्थाई सरकार का ही प्रावधान चल रहा है, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो। इस वजह से 5 साल पे, इस वजह से ही ऐसा किया जाता है। 10 साल पे जनगणना होती है, अब जनगणना होने वाली है। अब इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत संसदीय सीटों का भी बढ़ोतरी हो रही है। सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, शायद 700 सीटों के लिए उसे रिजर्व किया गया, 700 सीटों का प्रावधान किया गया है। क्या पता अगले इलेक्शन में लोकसभा सीटों का में बढ़ोतरी भी हो, ये भी हो सकता है। और ये सही है, 2026 तक ये गलत है, संसद द्वारा निर्धारित करती है, समय समय पर नहीं करती, प्रत्येक जनगणना के आधार पर होता है, तो यह गलत है। 84वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 2002 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों को 2026 तक बढ़ा के अस्थायी कर दिया गया है, जो 1971 से वही चला आ रहा है। 1971 की जनगणना को आधार मान के लगातार उसे बढ़ाया जा रहा है। ये सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में कल भी चर्चा किए हैं। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना एकदम मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य, मतलब इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। 42 संविधान संशोधन 1976, फिर स्वर्ण सिंह समिति। बार बार इसको याद किया जाता है क्योंकि दिमाग एग्जाम में कभी कभी स्लिप कर देता है। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य है। शिक्षा मतलब 42 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ते हुए इसे संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार को जोड़ते हुए इसे मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी और मूलाधिकार में शामिल किया गया था। 11 है कुल मिला के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और यह सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना सार्वजनिक चुनाव में आ जाता है 326 के तहत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। ये है कहाँ, डायरेक्ट हटा दीजिए इसको। 324 चुनाव आयोग, 325 लिंग जाति धर्म के आधार पे किसी भी मतदान करने या मतगणना में या मत में प्रवेश करने पे कोई बाउंडेशन नहीं है। 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिनकी आयु 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 से घटा के 18 कर दी गई है। अतः सी नहीं है मौलिक कर्तव्य, बाकी तीनों हैं। 25 नहीं 23 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित? विधानसभा की सीटों के आवंटन से, राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, लोकसभा में सीटों का आवंटन, विधान परिषद में सीटों का आवंटन। आंसर बताइए। जब दूसरी हुई तो समझ गए होंगे। पहली, संघ लोक सेवा या संघ कार्यपालिका से संबंधित है, संघ लोकसभा या संघ कार्यपालिका से संबंधित है, जाहिर से दूसरी बात हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी विधानसभा की सीटों से संबंधित, ऑप्शन हो जाएगा ए। और तीसरी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन का निरस्त कर, तीसरी अनुसूची विधान परिषद सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये तीसरी संबंधित है। थर्ड, पहली आपकी लोकसभा से संबंधित है, दूसरी आपकी इससे संबंधित है बस, मतलब इसका आंसर होगा विधान परिषद दूसरी अनुसूची, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय अधिकारिता, चारों की चारों ऑप्शन क्लोज हैं। सामाजिक विकास मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय तो नहीं आता है, इसका आंसर बी होगा, गृह मंत्रालय के तहत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। मानवाधिकार 1993 वैधानिक आधार पर दिया गया था, इसके वैधानिक आधार पर, इसके मानवाधिकार के संरक्षण संवर्धन से संबंधित। यह गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित अधिकारों को परिभाषित किया गया है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, गृह मंत्रालय, याद रखिएगा। 25वें से पहुंचिए, क्षेत्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से गलत हैं। पहला, इसका स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था, एकदम सही। गलत कहां से होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब 5 क्षेत्रीय परिषद अभी बताएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप किसी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं है, बल्कि इन्हें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में विशेष रूप से आमंत्रित है। वर्तमान में वो सदस्य नहीं है। और 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक सेंटर। सेंटर मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीनों एरिया जो हैं वो ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों से बाहुल्य हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बाहुल्य हैं। इस वजह से मध्य क्षेत्र को आवंटित किया गया कि हर राज्य की अलग अलग स्थितियां हैं। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस मामले में कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स भारत अधिनियम 1984, चार्टर्ड एक्ट 1813 और चार्टर्ड एक्ट 1833। सर्वोच्च न्यायालय कल बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। अधिनियम तो वही था, लेकिन स्थापना 1774 में की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश क्या थे? एलिजा इम्पे थे। उनके साथ 2 और सदस्य थे, एलिजा एम्पे। 3 सदस्य थे कुल मिला के। 3 सदस्य याद आया। 73 के तहत ही पंजाब के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का सीट का उत्सादन हुआ, मतलब सृजन हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिसके सहयोग के लिए संपरिषद में 4 सदस्य थे। 73 के तहत 4 सदस्य थे उसके सहयोग के लिए। वो चारों सदस्यों का नाम था, वारेन हेस्टिंग के चारों सदस्यों का नाम था फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। फ्रांसिस क्लेवरिंग, बारवेल और
मानसन। पिट्स इंडिया के 1784 पृथक्करण, मतलब द्वैध शासन एक तरह से कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को दो भागों में बांट कर दिया गया, एक व्यापार, दूसरा राजनीति। व्यापार को द्वैध शासन कह सकते हैं इसे। ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वैध शासन के आधार पर बांट दिया गया, एक व्यापार था, दूसरा राजनीति था। राजनीति से संबंधित राजनीतिक जो संस्थान थे 84 के तहत राजनीतिक कार्यभार था से संबंधित समिति को नियंत्रक मंडल कहा जाता है, नियंत्रक मंडल। और व्यापार से संबंधित डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल। चार्टर्ड एक्ट 1813 चाय और चीन के साथ व्यापार को दिया गया और भारत में व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया, मतलब राजनीतिक क्षेत्र बढ़ा दिया गया। और 1800 इसी के थ्रू 1 लाख रुपए का आवंटन भी किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके आधार पर 1823 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 10 यूरोपीय सदस्यों की समिति बनी थी जो शिक्षा के आधार पर आंग्ल पराच्यविद, कल उसी के बारे में डिस्कस किए थे। 1833 सारे व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिया गया था, इतना जान लीजिए। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के। अब प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सुधारक भी थे। आइए 27 की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? (1861) अध्यादेश से संबंधित था। 1909 मिंडो मार्ले सुधार से संबंधित था। 1919 जान ही रहे हैं आप लोग। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से संबंधित था। अब पहली बार शुरू किया गया है तो जाहिर सी बात है सबसे पहला इसमें 1861 दिख रहा है, लेकिन 1861 है नहीं। 1861 न होके, क्योंकि उस समय 1861 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 की क्रांति, उसके 4 ही साल बाद ऐसा इसमें पृथक्करण का सिद्धांत ज्यादातर अपनाया गया था कि विभागीकरण, पृथक्करण और ज्यादातर आर्थिक बोझ जोड़ दिया गया था अपनी सत्ता को बांधने के लिए। तब ब्रिटिश ताज का शासन हो गया था 1858 अधिनियम के बाद। 1892 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। उनके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, वो भी पूरक प्रश्न। 1892 द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? 1784 इसमें है नहीं, तो आप बता सकते हैं द्वैध शासन किस आधार पर स्थापित हुआ। केंद्र में, केंद्र की बात कर रहा है। जब केंद्र की बात करेगा तो जाहिर से प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किया गया था, जो प्रांतों में 1919 के थ्रू प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान था। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान था और इसमें ही केंद्रीय द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक रिजर्व था, मतलब आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित विषय था। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर के हियात में रहने के लिए थे, खाली कहने के लिए बांटा गया था। चलिए 29 क्वेश्चन। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, पीछे ही हम लोग बता चुके हैं।
1935। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1861 में की गई थी। विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 अधिनियम के तहत दी गई थी। उसको देखते हुए 1935 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर के पास प्रदान की गई, जिसको फॉलो करते हुए 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब लोकसभा सब निचला सदन अस्थायी रूप से कार्य न कर रहा हो, चंद संचालित न हो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की सलाह से। 30वां क्वेश्चन, अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 से समर्थित संकल्प से घोषित किया जाए कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। जब यहां पे बात आया है 2/3 राज्यसभा 2/3 की बात करता है, तो 312 को लिंक कर दीजिए 249 से प्लस 250 से। हालांकि 250 में राज्यसभा का संबंध नहीं है, हालांकि राज्य सूची से ही संबंधित विषय है, लेकिन यह राज्यसभा से संबंधित। 312 रिलेटेड टू 249 पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ही अग्रिम ईयर के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मतलब विश्लेषण में ही आगे के क्वेश्चन बनते हैं। जितने ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी के आधार पे हम सारे क्वेश्चंस सेक्शन वाइज डिस्कस एमसीक्यू के रूप में करते रहेंगे। धन्यवाद।